पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का बोध वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार। दूरस्थ या समीपस्थ युवा वर्ग अथवा कामकाजी वर्ग को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूर्णतया कटिबद्ध है। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए लाइब्रेरी साइंस विषय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति रानी मिश्रा का व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तकालय एवं समाज के चतुर्थ अध्याय राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं उसके कार्य, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों का विवरणात्मक अध्ययन पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय पुस्तकालयों, उनके उद्देश्यों, कार्यों एवं गतिविधियों से परिचित होंगे। साथ ही इस अध्याय में इनके उद्भव के इतिहास पर चर्चा करेंगे तथा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालयों की विचारधारा अपेक्षाकृत एक नवीन विचारधारा है, जिसका विकास कुछ ही शताब्दियों में हुआ है। इसके जन्म तथा विकास में औद्योगिक रूप से विकसित पाश्चात्य देशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी न किसी रूप में पिछली अनेक शताब्दियों से अनेक देशों में मौजूद थे, परंतु राष्ट्रीय पुस्तकालयों के आधुनिक स्वरूप का विकास यूरोप के नवजागरण तथा सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों तथा उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग के कारण राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विकास को गति मिली। कुछ दशकों से राष्ट्रीय पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास की दिशा में एक नया आयाम जोड़ा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषयों जैसे आयुर्विज्ञान, विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे आदान प्रदान, विभिन्न प्रकार के उपयोक्ता समुदाय जैसे दृष्टिहीन तथा सामग्रियों जैसे समाचार पत्र के लिए पृथक और विशेषज्ञता युक्त राष्ट्रीय पुस्तकालयों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में उनका अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित हो चुका है। इन सारे राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच अनेक समानताएं हैं, परंतु इन सब की अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं। इन पुस्तकालयों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनके विकास, विगत कुछ दशकों में इनकी उपलब्धियां तथा इनके भविष्य की योजनाओं का विवरण देखने के लिए अनेक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं तथा आज हम भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा की बात करें तो औद्योगिक रूप से सुविकसित कुछ पाश्चात्य देशों में पिछले कुछ शताब्दियों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा और उसके वर्तमान स्वरूप का विकास हुआ है। इन पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास के ऊपर संबंधित देशों की बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास का स्पष्ट छाप नजर आती है। पिछली कुछ शताब्दियों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों को न केवल आकार एवं संख्या में ही वृद्धि हुई है, बल्कि इनका बहुआयात्मक विकास भी हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तकालयों के बीच नेटवर्क के विकास की प्रवृत्ति इसका एक उदाहरण है। आज कुछ देशों में विविध विषयों जैसे आयुर्विज्ञान, कृषि विज्ञान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और कुछ व्यावसायिक सेवाओं जैसे प्रलेख आपूर्ति तथा राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियों के संकलन एवं प्रकाशन से संबंधित राष्ट्रीय विषय पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है और की जा चुकी है। पुस्तकालय के ऐतिहासिक परिदृश्य को देखें तो पुस्तकालय तभी से अस्तित्व में आ गए थे जब मानव जाति ने घटनाओं, गतिविधियों तथा उपलब्धियों का अभिलेख रखना प्रारंभ किया था। उस समय पुस्तकालयों का स्वरूप आज के पुस्तकालयों से एकदम अलग था। उदाहरण स्वरूप प्राचीन काल में पुस्तकालयों में अभिलेख हस्तलिखित तथा ताड़पत्र पे, रेशमी कपड़ा पे तथा ताम्रपत्र इत्यादि के माध्यम से संग्रहित किए जाते थे।
इन माध्यमों पर अभिलेख तैयार करने में बहुत अधिक समय लगता था और यह कार्य बहुत ही खर्चीला था। इसलिए इन अभिलेखों में पुस्तकालयों की स्थापना केवल सम्राटों तथा धन संपन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा ही किया जा सकता था। कागज निर्माण की कला के विकास तथा 15वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण प्रेस के आविष्कार के फलस्वरूप पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ। इस प्रकार इन अभिलेखों के पुस्तकालयों के साथ साथ कागज पर मुद्रित पुस्तक के पुस्तकालयों का विकास प्रारंभ हुआ। यूरोप में हुए नवजागरण एवं सुधार आंदोलन के फलस्वरूप जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इन दोनों आंदोलनों ने लोगों को बौद्धिक, प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों में आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप नवीन आविष्कृत देशों, उनके निवासियों तथा उनसे प्राप्त नवीन ज्ञान को उजागर करने के लिए विपुल मात्रा में पुस्तकें लिखी गईं। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों की स्थापना की आवश्यकता को महसूस किया गया। इस प्रकार विद्यार्थियों तथा शिक्षाविदों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय पुस्तकालयों का प्रारंभ किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों, शिक्षा की उदारवादी विचारधारा, शिक्षा को सर्वसुलभ कराने की चाह, प्रजातंत्र की राजनैतिक विचारधारा इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने जन सामान्य के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों, वैज्ञानिकों, तकनीशियों तथा अन्य विशेषज्ञों के लिए विशिष्ट पुस्तकालयों के विकास की भूमिका निभाई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्यों की। राष्ट्रीय केंद्रीय पुस्तकालय के उद्देश्यों की समग्रता में चर्चा करते हुए डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया था। उनके अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय को इस अर्थ में राष्ट्रीय होना चाहिए कि वे राष्ट्र के अंतिम पुस्तक बैंक के रूप में इस प्रकार कार्य करें जिससे देश के किसी भी नागरिक के उपयोग के लिए उनके दरवाजे खुले हों। देश के प्रत्येक भाग में पुस्तकालीन संसाधनों की संपूरित करने में भी इसे सक्षम होना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालयों को इस अर्थ में भी राष्ट्रीय होना चाहिए कि उनके संग्रह में देश में प्रकाशित, देश के ऊपर प्रकाशित, देश के नागरिकों द्वारा लिखित तथा देश के ऊपर लिखित प्रत्येक पठन सामग्री का प्रतिनिधि संकलन हो। इसे विश्व में कहीं भी प्रकाशित ऐसी पठन सामग्री को भी प्राप्त करना चाहिए जिसके लिए देशवासियों में उचित मांग होने की संभावना हो। दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुस्तकालयों के प्रचलित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के आधार पर हम राष्ट्रीय पुस्तकालयों के उद्देश्यों एवं कार्यों को मुख्य 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रलेख संग्रह, निर्माण और संरक्षण संबंधी कार्य। राष्ट्रीय पुस्तकालयों के 2 ऐसे प्रमुख एवं अनन्य गुण हैं जो इन्हें अन्य प्रकार के पुस्तकालयों से भिन्न करते हैं। पहला है देश में प्रकाशित प्रलेखों तथा देश के ऊपर विदेश में प्रकाशित प्रलेखों का विस्तृत संग्रह, तथा दूसरा है भावी पीढ़ियों के लिए इन प्रलेखों का परिरक्षण। ये दोनों कार्य राष्ट्रीय पुस्तकालयों के अनन्य कार्य हैं, अर्थात इन कार्यों को केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। किसी अन्य प्रकार के पुस्तकालय यह कार्य नहीं कर सकते हैं। इन दोनों कार्यों को पूरा करने का अर्थ है कानूनी निक्षेपण, उपहार तथा विनिमय द्वारा देश में प्रकाशित साहित्य के एक केंद्रीय और विस्तृत संग्रह का निर्माण करना, अपने देश के ऊपर किसी भी भाषा या किसी भी रूप में विदेशों में प्रकाशित साहित्य का संग्रह करना, चयनित हस्तलिखित ग्रंथों तथा राष्ट्रीय प्रासंगिकता एवं महत्व के पुरोलिखित अभिलेखों का संग्रह एवं परिरक्षण करना, तथा विदेशों में प्रकाशित ऐसे प्रलेखों का संग्रह करना जिनकी अपनी देश में मांग हो सकती है। यदि कोई अन्य संस्था इस कार्य में संलग्न नहीं है तो इस विशेष कोटि की सामग्री का संग्रह राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकालय या फिर संगीत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन
या कोई ऑडियो वीडियो पिक्चर है या फिर कोई फोटोज़ हैं, इन सभी को संग्रह करके अपने संग्रहण में रखना चाहिए। संक्षेप में, भविष्य में उपयोग के लिए राष्ट्र की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना चाहिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रचार प्रसार करना है, जिसके अंतर्गत पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य संग्रहित सामग्री का प्रसार करने के लिए 4 प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। पहला है मुद्रित, माइक्रोफोन तथा कंप्यूटर पठनीय रूप में पुस्तकालय प्रसूचियों को जारी करना, किसी के द्वारा अनुरोध करने पर या पूर्वानुमान के आधार पर पूर्व प्रभावी और सामयिक ग्रंथ सूचियां तैयार करना। पूर्व प्रभावी ग्रंथ सूची का अर्थ होता है किसी काल विशेष में पूर्व प्रकाशित प्रकाशनों की सूची, जबकि सामयिक ग्रंथ सूची का अर्थ होता है नवीन प्रकाशनों की सूची। इसके अतिरिक्त शोध एवं अथवा विद्वत पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्य का अनुक्रमणिक तैयार करना। यदि कोई संस्था या एजेंसी इस कार्य को नहीं कर रही है तो राष्ट्रीय पुस्तकालय इस कार्य को कर सकता है। राष्ट्रीय अभिरुचि के विषयों से संबंधित सामयिक साहित्य को सार तैयार करना तथा उसको जारी करना। राष्ट्रीय पुस्तकालय का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय ग्रंथ सूची तैयार करना। इसके अंतर्गत पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य अमुद्रित सामग्रियों की ग्रंथ सूची मुद्रित, माइक्रो रूप या कंप्यूटर पठनीय रूप में तैयार करना भी राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य है। ऐसी ग्रंथ सूची में सम्मिलित सूचनाओं के आधार पर प्रकाशनों और प्रतिष्ठित लेखकों की निर्देशिकाएं तथा पुस्तक उत्पादन संबंधी एवं प्रलेखों से संबंधित अन्य प्रकार की सांख्यिकियां भी तैयार की जा सकती हैं, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का उप प्रकाशन माना जा सकता है। सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी तथा द ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इस प्रकार के राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियों के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है पाठकीय सेवाएं प्रदान करना। राष्ट्रीय पुस्तकालयों द्वारा चलाई जाने वाली पाठकीय सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं या गतिविधियों पर चर्चा की जा सकती है, जैसे पुस्तकालय परिसर में पठन की सुविधा एवं गंभीर पाठकों जैसे शोधकर्ताओं, विद्वानजनों तथा लेखकों के लिए शोध कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराना, संदर्भ ग्रंथात्मक एवं सूचना सेवाएं प्रदान करना, इंटर लाइब्रेरी लोन की सुविधा प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटर लाइब्रेरी लोन के सेंटर के रूप में कार्य करना, विद्वानों, शोधकर्ताओं तथा अन्य पाठकों के लिए प्रलेख प्रतिलिपिकरण सेवा चलाना तथा उन्हें ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी की सुविधा प्रदान करना, सरकारी, व्यावसायिक तथा औद्योगिक संगठनों को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करना, जैसे व्यवसाय एवं उद्योग से संबंधित तकनीकी परिप्रेक्ष्यों के उत्तर देना, सरकारी विभागों के अनुरोध पर विशिष्ट विषयों पर विशेष ग्रंथ सूचियां तैयार करना, एक रेफरल केंद्र के रूप में भी कार्य करना, अर्थात विशेष निर्देशकों एवं संदर्शिकाओं में से सूचना स्रोतों की प्राप्ति में पाठकों की सहायता करना। ये कुछ मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जो राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा किए जाते हैं। अब हम भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में यूनियन लिस्ट के 7th शेड्यूल के 62 आर्टिकल के अंतर्गत देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास की बात करें तो इसका विकास 3 खंडों में हुआ है। प्रथम चरण 1835 से 1903 तक है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना से शुरू होती है। इसकी स्थापना कलकत्ता की जनता एवं विद्वत द्वारा 1835 में की गई। मार्च 1836 में आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया। 1944 में इस पुस्तकालय को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाए गए एक बड़े भवन में स्थानांतरित किया गया। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भड़कने के बाद कलकत्ता के यूरोपीय समुदाय ने इस पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया। इसके पश्चात 1859 में कलकत्ता नगर पालिका ने इस पुस्तकालय का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस उत्साह से इस पुस्तकालय की स्थापना की गई थी वह धीरे धीरे
कमज़ोर पड़ता गया और पुस्तकालय की समस्त गतिविधियां रुक गई। उसके बाद विकास का द्वितीय चरण शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत 1903 से 1947 तक, ये द्वितीय चरण था राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास का। इसके अंतर्गत 1899 में भारत के तत्कालीन वायसराय एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने इस पुस्तकालय में आए। वे कला और ज्ञान के अनन्य प्रेमी थे। इस पुस्तकालय की दयनीय अवस्था देखकर उन्होंने अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने इस पुस्तकालय को सुचारू रूप से विकसित करने का मन बनाया। इससे पहले उन्होंने इस पुस्तकालय का स्वामित्व अधिकार खरीदा और तत्पश्चात इसे सरकार द्वारा संपोषित इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतर्गत दिया। इस इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को 30 जनवरी 1903 में जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया। ब्रिटिश म्यूजियम के जॉन मैकफर्नेल को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1928 में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के ऊपर राय देने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष श्री J.A. रिचे थे। इस समिति ने अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय से संबंधित बहुत सारे सन 1928 में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय के प्रशासनिक पुनर्गठन के ऊपर राय देने के लिए श्री J.A. रिचे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त इस पुस्तकालय को कॉपीराइट डिपॉजिट लाइब्रेरी का दर्जा देने की सिफारिश की। विकास के तृतीय चरण की बात करें तो ये 1948 के बाद प्रारंभ हुआ। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नवगठित भारत राष्ट्र के निर्माताओं ने पूर्ववर्ती इंपीरियल लाइब्रेरी को देश के नए राष्ट्रीय पुस्तकालय में रूपांतरित किया। उस समय इस पुस्तकालय की सबसे बड़ी आवश्यकता अतिरिक्त स्थान की थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री C. चक्रवर्ती रामगोपालाचारी ने अपना कलकत्ता स्थित वेलवेंडम पैलेस नामक वायसराय प्रासाद को उनके लंबे चौड़े हरे भरे दूरबा क्षेत्र सहित राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिए मुहैया कराया। इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर श्री V.S. केशवन की नियुक्ति की गई, जो कि प्रशासनिक कुशलता, भविष्य दृष्टि तथा अद्यम उत्साह के गुणी थे। इस प्रकार इस पूर्ववर्ती शाही स्नान को स्वतंत्र भारत के ज्ञान मंदिर के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। भारत संघ के तत्कालीन मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1 फरवरी 1953 के दिन इस नवीन राष्ट्रीय पुस्तकालय को संपूर्ण राष्ट्र के लिए खोल दिया गया। इस कार्य के लिए 1 फरवरी 1953 का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन इस पुस्तकालय की स्वर्ण जयंती का दिन था। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा वर्तमान में प्रलेख संग्रहण, व्यवस्थापन एवं प्रबंधन प्रक्रियाकरण, पाठकीय सेवाओं, ग्रंथ सूची एवं संदर्भ सेवा तथा प्रलेख के पुनरुत्पादन का कार्य किया जाता है। आज हमने पुस्तकालय के ऐतिहासिक परिदृश्य, राष्ट्रीय पुस्तकालय की विचारधारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्य तथा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता पर संक्षिप्त चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए अभियंता।